हेलो बच्चों, तो ये वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने बेसिकली प्रीव्यू ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या बातें देखी थी कि वेक्टर्स क्या होते हैं। हमने वेक्टर्स को डिफाइन किया था कि वेक्टर्स को एज हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री का सारा केस यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा फिजिक्स वाले टर्म्स की बात हम नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद फिर मैंने आपको कुछ बातें और बतलाई थी कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, लोकलाइज वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। और कल हमारे एक साथी का सवाल भी था कि सर वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो लॉ ऑफ ट्रायंगल या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करती हैं, यानी बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। तो आज वो सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 अपनी कॉपी में आप डाल लेना। तो बच्चे फटाफट यहाँ पे लिखिए आप एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां पे वेक्टर्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि यही सेम कंसेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यूज करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करें, राइट। तो चलिए बच्चे, आपके पास सपोज कोई भी एक ए वेक्टर दिया गया है जिसको मैं ओ ए से इंडिकेट कर लेता हूं, ओ ए, यानी ये ए वेक्टर है और इसमें तुम्हें बच्चे कोई वेक्टर ओ बी जोड़ना है। इसको मैं बी वेक्टर से इंडिकेट कर लेता हूं, राइट। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो देखो यहां पे आप ऐसी हरकत कुछ करेंगे, जो भी आपका ओ बी वेक्टर है इसको आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यानी ऐसा कुछ करना है कि जो इसका टेल है ये दूसरे वेक्टर के हेड पे ले आना है, राइट। तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट करते हुए ले आए। एक और बात गौर करना, पैरेलल शिफ्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ ओ बी वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था 99.99% केसेस में हम कौन से वेक्टर्स पढ़ेंगे अपन, फ्री वेक्टर्स, राइट। तो इसको बच्चे आप शिफ्ट कर लीजिए। तो इसको हमने पैरेलली शिफ्ट कर लिया, राइट। तो यानी ओ बी वेक्टर को जो मैंने पैरेलली शिफ्ट किया तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम रख देता हूँ, सपोज ये पी है। बच्चे देख पा रहे हैं इस पिक्चर में अपने पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब देखो आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो पी यहाँ पे आ गई है, ये ए वेक्टर था और इसमें मुझे बी वेक्टर जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रख दिया, ठीक है। तो नाउ जो अपना रिजल्टेंट होगा बच्चों क्या होगा, इनिशियल टेल अपना ये है और फाइनल हेड ये वाला है, राइट। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड बच्चे आप ज्वाइन कर दो, तो इसका ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। यानी आप आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, जो भी रिजल्टेंट है इस वेक्टर का, दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बच्चे इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। या कुछ लोग इसी को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। तो आप यहां मेंशन कर लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तभी कहा जाता है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो इस लॉ को भी फॉलो करती हैं उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों में, जैसा मैं आपसे कहूं कि भाई करंट में मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए इस वाली बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। ये चर्चा फिजिक्स में बहुत आती है बच्चे, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो। मान लिया यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है लाल, और यहां पे जो एंगल है सपोज 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब आप किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हो तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई 7 एम्पियर का करंट जाएगा, राइट। लेकिन वेक्टर क्या कहता कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 5, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो करंट है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से इसको हम स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ आई, लेकिन यहां पे थोड़ी चर्चा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड भी करेंगे। अब बच्चे आप गौर करना, मान लिया वाई एक्स प्लेन में पहले ये बातें हम साथ साथ सीखते चलते हैं। कोई भी चिड़िया है बच्चे, वो ओ पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू करती है, ठीक है। तो पहले वो मान लिया एक्स एक्सिस में 7 यूनिट जाती है। देखो भाई यहां से चिड़िया चलते 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 7 यूनिट इधर गई, ए पॉइंट पे आ गई, और फिर यहां से बच्चे वाई के अलॉन्ग जाती है, ये 7 यूनिट इधर गई है, फिर इधर जाती है 3 यूनिट, बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो चिड़िया की जो फाइनल पोजीशन है वो ये है, ठीक है।
यानी अगर मैं इनिशियल टेल टू फाइनल हेड की बात करूं, गौर करना, यहां पे अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो क्या होगा बच्चे 7i कैप, और वाई के अलॉन्ग कितना होगा 3j कैप। इन बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर दी थी। तो यानी आप इनिशियल टेल टू फाइनल हेड जब करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपका फॉलो हो रहा है, यानी जो OB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप। ये बच्चे चिड़िया की कौन सी है फाइनल पोजीशन है। इसी बात को अपन क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7,3। जब भी आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं या पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, दोनों का अर्थ एक होता है। पोजीशन वेक्टर का अर्थ होता है कि जो भी स्पेस है, जो भी प्लेन है, पार्टिकल की पोजीशन कहां पे है, राइट। तो ये वेक्टोरियल नोटेशन है और ये आपका कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मेट है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा जाए तो वेक्टर वाले भाई साहब क्या कहेंगे 7i कैप प्लस 3j कैप, कोऑर्डिनेट वाले बोलेंगे 7,3। तो भाई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए, तो ये वाली बात भाई अपने को समझ आ गई। अब देखो साथी, यहां पे ये वाली बात भी आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स में पढ़ी होगी। सेकंड केस जो है, देखो साथी ऐसा है, मेरे पास एक सपोज यहां पे p वेक्टर है। सभी साथी बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरे पास यहां पे सपोज ये कोई p वेक्टर है और फिर यहां पे मेरे पास कोई q वेक्टर है, यानी इसको मैं q से इंडिकेट कर देता हूं। ये मेरे पास कोई s वेक्टर है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो कि मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग मिस करके चल रहे होंगे। और बच्चे ये अपना रिजल्टेंट जो भी है ये मैंने r वेक्टर से लिख दिया, राइट। तो यानी यहां पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप इन सारे वेक्टर्स को ऐड करते हैं p प्लस q प्लस s, तो बच्चे किसके इक्वल होगा, r वेक्टर के इक्वल होगा। यानी r वेक्टर अपना कितना आ रहा है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस s वेक्टर। भाई ये कौन सा लॉ है, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाली बात भी भाई आपको पता होगी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, सवाल मेरा यह है, क्या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने के लिए जरूरी है सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में होने चाहिए? गौर करना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, क्या ये जरूरी है p q s r ये सारे वेक्टर एक सेम प्लेन में होने चाहिए? भाई जब मैंने यहां बोर्ड के प्लेन में सारे वेक्टर्स बना रखे हैं और r वेक्टर इक्वल टू मैंने लिखा है p प्लस q प्लस s। भाई यहां पे बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, इज इट मैंडेटरी दैट ऑल द वेक्टर्स यूज्ड इन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कोप्लानर? तो बच्चे आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। ये सारे वेक्टर कोप्लानर होंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गौर करना, क्योंकि 3D मॉडल यहां पे लेना बड़ा मुश्किल है, मैं एक 3D मॉडल बनाने की कोशिश करता हूं। यहां से शायद ये बात आपको मैं काफी अच्छे से समझा पाऊं। देखो अच्छा गौर करना, ये जो मैंने क्यूबॉइड बना रखा है, सपोज इस बार कोई भी पार्टिकल है जो, पहले मैं यहां एक्सिस शो कर लेता हूं, राइट, थोड़ा सा मामला आसान हो जाएगा। ये बच्चे अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हम बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि ये वेक्टर्स कोप्लानर होने चाहिए। तो देखो साथी, कोई भी पार्टिकल O पॉइंट से चलता है, पहले मान लिया, गौर करना, O से चलता है A की तरफ, सबके नाम रख लिए जाए, ये सपोज A है, B है, C है, D है, E F G, राइट। तो देखो बच्चे, पहले पार्टिकल O से A के अलॉन्ग जाता है, सपोज ये A यूनिट चलता है इधर, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब आप वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AI कैप। आप मैग्नीट्यूड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन से। फिर बच्चे आप गौर करना, ये देखो भाई A से अब B की तरफ जा रहा है पार्टिकल, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, यानी ये हो गया BJ कैप मान लिया, ठीक। और फिर अब ये D की तरफ जा रहे हैं, मींस Z एक्सिस में जा रहे हैं,
अगर मैं इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहूं तो प्लेन के बाहर पहले देखो, पहले एक्स में गया, फिर वाई में गया, और फिर इसके बाहर यहां आ रहे, राइट। तो बच्चे अब पार्टिकल जेड के अलॉन्ग जा रहे हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में भी ये बात आप देख सकते हैं भाई, आप इसको फील करना पहले, क्योंकि आप 3D की बात को 2D में कर रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजन नहीं हो जाता। अपने जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे ये सेम पिक्चर बना के आप देख सकते हो। वॉल्स के अलॉन्ग आप ऐसे एक्सेस को कंसीडर कर लो, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक। तो देखो साथी, अब यहां से अगर मैं इनिशियल टेल टू फाइनल हेड करूं तो बच्चे ये अपना आर वेक्टर है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखो अपना ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये एस वेक्टर है। अरे भाई क्या आपको ये बात यहां समझ आ रही है कि ये सारे वेक्टर जो भी हैं जो लिखे हुए हैं ये कोप्लानर नहीं है? ये बात आपको बहुत अच्छे शायद अब यहां पे दिख रही होगी। हालांकि जो ये पॉलीगन नजर आ रहा है ये एक डिस्टॉर्टेड पॉलीगन है। आप फील करो, जिस रूम में बैठे हो आप वहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस मान लो, तो जो भी मैंने यहां इस पिक्चर में ओडी शो कर रखा है, ओडी बच्चे इसमें क्या है, एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग का वेक्टर है, तो आपको एक डिस्टॉर्टेड पॉलीगन नजर आएगा। भाई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये बात थोड़ी ना करनी है कि पॉलीगन कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा या फिर प्लानर पॉलीगन होगा, कैसे भी हो सकता है, राइट। तो यानी ये पॉलीगन कैसा बन गया लाल, डिस्टॉर्टेड पॉलीगन, डिस्टॉर्टेड पॉलीगन, ठीक है। तो साथी अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं तो कैसे मैं लिखूंगा यहां पे, मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो a, b, c लिख सकता हूं इसकी पोजीशन। अगर वेक्टर वाले साथी कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे बाबा, जो r वेक्टर होगा, जो r वेक्टर होगा दैट विल बी a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये वेक्टोरियल नोटेशन है, ठीक है। आप ऐसे लिखो, दोनों बातें बिल्कुल इक्विवेलेंट है बच्चे। आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों बात एक जैसी हैं। यानी दोनों क्या दर्शा रहे हैं, ये डी पॉइंट की पोजीशन को दर्शा रहे हैं, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। हाँ भाई, इन सब बातों को कायदे से नोट करते चलिएगा, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जब भी 3D में सब बातें आप देखेंगे तो कंफ्यूजन फिर शुरू हो जाएगा, ज्योमेट्री नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो बच्चे अगला पॉइंट आप लिखिए, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो भाई मामला इस बार बहुत सीधा साधा है कि बच्चे आपके पास कोई ए वेक्टर, पिछले डायग्राम को मैं बना लेता हूं, ये ओ ए वेक्टर है और बच्चे ये रहा अपने पास ओ बी वेक्टर। मुझे इस दफा ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं से डिस्प्लेसमेंट वगैरह की चर्चा शुरू हो जाती है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। तो देखिए बच्चे, ए वेक्टर में से अपने को क्या करना है, बी वेक्टर माइनस करना है। पहले इस बात को मैं लिख देता हूं, ए वेक्टर में इस दफा बच्चे क्या करना है, बी वेक्टर को माइनस करना है। भाई इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर में मुझे माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर में अपने क्या करना है लाल, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो देखो साथी, सबसे पहले अपन माइनस बी वेक्टर यहां पे बनाएंगे। अब सवाल है भाई माइनस बी वेक्टर कैसे बनाया जाए। पक्की बात है, वेक्टर में किसका मल्टीप्लीकेशन किया गया होगा, -1 का। पिछली क्लास में जब मैंने पैरेलल वेक्टर डिस्कस किया था तो बच्चे पैरेलल वेक्टर में हमने क्या लिखा था, a इक्वल टू लैम्डा बी। जब लैम्डा पॉजिटिव था तो लाइक वेक्टर्स थे, लैम्डा निगेटिव हुआ तो अनलाइक वेक्टर्स हुए थे, डायरेक्शन रिवर्स हो गया था, राइट। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो देखो भाई इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले मैंने माइनस बी वेक्टर बना लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए में माइनस बी को ऐड करना है। तो लाल ये अपने पास माइनस बी वेक्टर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस माइनस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके कहां ले आएंगे, ए के हेड पे, ठीक है। इसका नाम बी डैश रख लेते हैं भाई अभी आसानी के लिए थोड़ा सा। तो यहां पे बच्चे इसको शिफ्ट करते हुए ले आएंगे।
यानी अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं यहां पे, तो ए में अपन क्या जोड़ने जा रहे हैं, माइनस बी वेक्टर। तो बच्चे ये आपको रिजल्टेंट नजर आया, ये पी, ओपी जो भी हमने यहां शो कर रखा है। यानी जो ओपी वेक्टर है यहां पे इस पिक्चर में, आप ओपी वेक्टर को लाल लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, राइट। लेकिन अभी ये बात हम ज्यादा अच्छे से फील नहीं कर सकते हैं। देखो भाई यहां पे थोड़ी सी मैं ज्योमेट्री करने जा रहा हूं। अगर बच्चे इसी ओपी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करते 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 यहां बी के पास ले आऊं इस तरीके से, तो कितने बच्चे कहते हैं ये बी ए वेक्टर और ओपी वेक्टर बराबर हो जाएंगे? आप भाई बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहां पे बी ए वेक्टर और ओपी वेक्टर साथ ही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो आपको अगेन एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, गौर करना बच्चे, बी ओ पी ए, ये पैरेललोग्राम है, इसमें आमने सामने के साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो दो वेक्टर को इक्वल कब बोलते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो उनका, राइट। तो बच्चे यहां पे बी ए वेक्टर किसके बराबर हो गया, ओपी वेक्टर। तो आप अब लाल ओपी की जगह बी ए वेक्टर रख सकते हैं, यानी होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे भाई ये जो आपने ए वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्या है यहां पे, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। ये बच्चे ए वेक्टर यहां पे क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। जैसे आपने थोड़ी देर पहले 7i प्लस 3j लिखा था, 7,3 लिखा था, वो किसी बी पॉइंट की पोजीशन थी, राइट। तो वैसे यहां पे ए वेक्टर जो भी है वो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो बच्चे बी ए वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर। आप ओ ए वेक्टर लिखो या ए वेक्टर लिखो, बात तो भाई एक ही है। और बी को आप क्या लिखेंगे साथ ही, ओ बी वेक्टर। यानी बी ए वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पीवी ऑफ ए आप ऐसा लिखेंगे, माइनस पीवी ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, राइट। तो साथ ही जैसे मैं कहूं कोई भी पार्टिकल बी से ए की तरफ जा रहा है, कोई भी पार्टिकल, गौर करना, मान लिया बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आप डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी जो आपने यहां पे लिखा हुआ, इसको कई दफा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो बी ए वेक्टर का अर्थ क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए भाई बेसिक बातों में थोड़ा और आगे चलते हैं फटाफट। फिर इन पे क्वेश्चन से एक साथ करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें और कर लेते हैं। तो बच्चे अगली हेडिंग लिखो, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। देखो इस वाले पार्ट में हम ये सब बातें सीखेंगे कि वेक्टर में डायरेक्शन वगैरह को डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। देखो बच्चे अभी हम वाई एक्स प्लेन में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर 3D में आ जाएंगे फटाफट। यहां से अपने को कुछ सिमेट्री मिल जाएगी। सपोज यहां पे अपने पास कोई भी पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो मैंने पहले बता दिया था इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। तो बच्चे जो अपने पास ये ओपी वेक्टर है, सपोज इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया और वाई एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल बनाया। एक्स एक्सिस साथ बच्चे कितना एंगल बना रखा है, अल्फा, और वाई के साथ इसने बीटा एंगल बना रखा है। तो लाल फटाफट यहां पे अपने ट्रायंगल लॉ की समझ को यूज करते हैं। देखो भाई यहां से अगर P पे आपको जाना, पहले आप एक्स एक्सिस में x चलेंगे, फिर y में कितना जाएंगे, y जाएंगे, राइट। इसको B नाम दे देते हैं। तो बच्चे ये लेंथ आपका x है और ये लेंथ आपका कितना y है। अच्छा अगर ये एंगल बीटा है तो आप इस पिक्चर में देख के भाई बता सकते हैं
ये वाला एंगल भी कितना आएगा, बीटा आएगा। अब लाल एक काम करना है, मुझे ओपी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी वेक्टर के अलॉन्ग का डायरेक्शन बताता है, राइट। तो बच्चे ओपी कैप को कैसे डिफाइन करेंगे, ओपी वेक्टर में ओपी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन करेंगे। ओपी वेक्टर में अपन क्या करने वाले हैं, ओपी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन करेंगे। भाई ये सब बातें हमने बता रखी है ना। तो देखो लाल, यहां पे मैं ये मान लेता हूं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी इसको मैं आर से इंडिकेट कर देता हूं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बुक्स में आपको ऐसे नोटेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे ओपी कैप कितना आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और लाल मान लिया कि जो मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर है, सपोज ये आर के इक्वल है। अच्छा ये वैल्यू आएगी कितनी, मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू होगी कितनी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। मॉड्यूलस का अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। यानी रूट अंडर यहां पे क्या आएगा लाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी आप यहां पे आर से डिवीजन करेंगे, आर क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चे ओपी कितना आएगा, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप। तो लाल आप इस ट्रायंगल को देख के एक्स अपॉन आर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल ओ पी बी में एक्स अपॉन आर किसके इक्वल है, कॉस एल्फा, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा आई कैप प्लस, अच्छा बच्चे यहां पे y अपॉन आर किसके इक्वल है, कॉस बीटा। आप इस ट्रायंगल को भाई देख सकते हैं, तो ये कॉस बीटा जे कैप। अच्छा ये कॉस एल्फा और कॉस बीटा का बड़ा स्पेशल नाम है यहां वेक्टर्स में। कॉस एल्फा और कॉस बीटा का बच्चे बहुत ही स्पेशल नाम है, यहां लिखो कॉस एल्फा एंड कॉस बीटा, ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो बच्चे किसी भी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, गौर से मेरी बात सुनना, किसी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी जो भी वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल वाई से बीटा बना रहा है तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। यहां लिखो कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा आर known as direction cosines, known as direction cosines, DCs, राइट। अच्छा बच्चे एक और इंफॉर्मेशन यहां पे आती है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। भाई ये सब बातें मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आप गौर करना यहाँ पे कॉस अल्फा कितना है, एक्स अपॉन आर, और कॉस बीटा बच्चे कितना, वाई अपॉन आर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो आप पाइथागोरस से देख सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस से आपको क्या आइडिया लग जाता है, यानी कॉस अल्फा और कॉस बीटा जो एंगल यूज किए गए हैं वहां पे अल्फा क्या इंडिकेट करता है, जो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस पिक्चर में कौन सा, आर वेक्टर, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे, वो अल्फा रहा, और बीटा जो कॉस बीटा आप यूज करो उसमें बीटा क्या दर्शा रहे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहे, राइट। अच्छा यही बात क्या 3D में भी हो सकती है, बिल्कुल भाई यही बात 3D में भी हो सकती है। तो हमें समझ आ गया, मुझे यूनिट वेक्टर लिखना रहेगा, राइट। चलो भाई यहां पे फटाफट पिक्चर बना लेते हैं, और यहां पे मैं आपको यह भी बताऊंगा जेई मेंस वालों ने बहुत छोटा सवाल पूछ लिया था इसी के ऊपर, तो उसकी भी चर्चा साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो देखो बच्चे इस दफा क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल है, पहले मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेता हूं, राइट। ये एक्स एक्सिस है, आप ये सब बातें जो भी है रूम में बैठ के फील कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे एक्सिस वगैरह बना के, राइट। और बच्चे ये अपनी जेड एक्सिस है, ये अपनी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो साथी यहां पे क्या है, कोई भी पार्टिकल है वो मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट जाता है,
y के अलॉन्ग देन जैसा थोड़ी देर पहले पिक्चर में मैंने बनाया था, फिर y के अलॉन्ग कितना जाता है, दोबारा बना देता हूं यहां पे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दोबारा ये बात यहां पे कर लेते हैं, आप साथ साथ नोट करते हुए चलना। देखो बच्चे यहां पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये अपनी रही z एक्सिस। तो कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले x एक्सिस के अलॉन्ग x यूनिट आ रहे हैं, फिर y के अलॉन्ग y जा रहे हैं, फिर z के अलॉन्ग z यूनिट जा रहे हैं। शायद ये बात आपको ज्यादा अच्छे से जमे यहां पे, ठीक है। तो बच्चे यानी अपने पास जो इस दफा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो OP वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, x y z। तो यानी अगर मैं OP वेक्टर लिखूं, इसको मैं R वेक्टर से इंडिकेट कर देता हूं, तो बच्चे क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हमने पॉलीगन लॉ में ये बात सीख ली थी, जेड के कैप, यानी ये आर वेक्टर लिखा हुआ है, ये क्या बच्चे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा ये बात भी आपको पता है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो आपके ये पॉइंट्स हैं, इनकी दूरी कहां से निकालनी है, ओरिजिन से, यानी कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। तो बच्चे यहां पे ये बात बताई गई है कि जो आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, और वाई के साथ बच्चे कितना एंगल बना रहे हैं, बीटा, और मेरे लाल जेड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, गामा, ठीक है। तो साथी यहां पे अपने को डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले अगर किसी वेक्टर के अलोंग आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहते हैं तो आप यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स पे गौर करें। यहां पे अगर आप पिछले जैसी ज्योमेट्री करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, हालांकि कर सकते हैं क्यूबॉइड में, लेकिन क्योंकि हमने 3D के डायग्राम को 2D में बना रखा है तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो लेंथ बहुत छोटा नजर आता है, ऐसा है नहीं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। तो मैं कुछ बच्चों को रिकमेंड भी करता हूं हमेशा कि आप भाई ज्योमेट्री से भी सॉल्व करके देखो इसे, लेकिन अभी ये बात हम पिछले पैटर्न पे याद कर रहे हैं। हमें डायरेक्शन को साइंस निकालना है तो क्या करेंगे बच्चे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे आर के अलोंग, यानी आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस आर वेक्टर। कितना हो जाएगा ये, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जरूर इस बात को आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के, राइट, काफी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी ढूंढ ही नहीं पाओगे। चलो बच्चे यहां पे आप आई जे के कंपोनेंट्स को लिख लो, यानी आएगा एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। तो लाल आई जे के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, राइट। तो लाल यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस अपने पास आ चुके हैं, कॉस अल्फा सीधे आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा मेरे बच्चे कितना होगा, वाई अपॉन आर, और लाल कॉस गामा कितना हो जाएगा, जेड अपॉन आर। एक और बात, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आएगी, ऑफ कोर्स ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस लिखना है, मॉडुलस 1 ही होएगा, ठीक है। तो बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो भाई डायरेक्शन कोसाइंस का जो डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर का सम होता है वो बच्चे कितना होता है, 1 होता है। आपकी बुक्स में इसके लिए बहुत ही स्पेशल नोटेशंस हैं, इसको L से इंडिकेट करते हैं। अब आप ये बात याद रखेंगे, इसको M से इंडिकेट करते हैं और इसको N से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, L M N से इंडिकेट करते हैं, राइट। चलो भाई ये वाली बात आ गई। देखो जेई मेंस में ऐसा सवाल पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, गौर सुनना ये बात, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बनाती है। तो साथ ही उन्होंने ये पूछ लिया आपसे कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। अरे भाई ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ये आपके साथ केवल खेल खेल लिया उन्होंने। आप क्या करेंगे, सारे कॉस को साइन में बदल देंगे, तो बच्चे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा है, यानी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है।
ठीक है, तो ये बातें हमने देख ली भाई। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या, ये वाली बात भी अपने को समझ आ गई। अब सवाल है ये डायरेक्शन कोसाइंस के क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं भाई, भी सारी बातें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। और यूनिट वेक्टर का महत्व तो आपको पता है, आप उस वेक्टर के अलोंग किसी भी लेंथ का वेक्टर लिख सकते हैं भाई। मैग्नीट्यूड से आप यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अलोंग ऑल पॉसिबल वेक्टर्स मिल जाएंगे, राइट, ऑल पॉसिबल वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चे, एक बहुत छोटी सी बात आपसे करनी है, या एक सवाल पहले कर लेते हैं फिर उस बात को करते हैं। चलिए, आपको मैं फील करवाने की कोशिश करता हूं। आप भाई पहले ये क्यूबॉइड बना लेंगे, डायग्राम में सवाल करते हैं। चलो भाई, ये अपने पास बच्चे सपोज एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये अपने पास जेड एक्सिस है। ठीक है, यहां पे मैं इन सबके लेंथ लिख देता हूं। ये अपने पास 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है, यानी क्यूबॉइड के एस लेंथ अपने को पता चल गए हैं। तो लाल, अब गौर करना, अपने को क्या कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे सबके नाम रख लीजिए पहले, O A B C D E F G, राइट, हमने सबके नाम रख दिए भाई यहां पे। देखो अच्छा, एफ जी का मिडिल पॉइंट है यहां पे, इसका नाम आर रख लिया, ठीक है, बहुत छोटा सवाल है ये। और बीसी का मिडिल पॉइंट ले लिया, इसका नाम एस रख लिया। अच्छा, अब आप ये बात कहां विजुलाइज करेंगे, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसको एज ए क्यूबॉइड आप ऐसे ट्रीट कर लो। इन बातों को आप फील करो, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, राइट। आप ये आर और एस पॉइंट जिस कमरे में बैठे हैं आप वहां पे विजुलाइज करें कि आर और एस कहां पे है। होपफुली सभी लोग विजुलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चे, पहले मुझे क्या क्या बातें कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो मुझे आर एस का मैग्नीट्यूड बताना है, जो आर एस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। दूसरी बात मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, आर एस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करनी है, इनके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करनी है। डायरेक्शन कोसाइन की बात भाई बहुत ही आसान होती है, आप यूनिट वेक्टर के सिंपली कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चे, आर और एस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाए, फटाफट यहां पे लिखना शुरू कर दीजिए भाई। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो यानी 3 0 0। बी का कोऑर्डिनेट कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, मींस एक्स और वाई तो आएंगे बट जेड क्या रहेगा, 0। तो 3 4 और 0, ये सब बातें आप लिख पाते होंगे। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा लाल, ये वाई एक्सिस है, तो यानी एक्स और जेड 0 होंगे, तो 0 4 0, ठीक है। ओ का तो भाई मामला फिट ही है, ये 0 0 0 है। मुझे एफ और जी चाहिए कुल मिला के, राइट, सारे क्यों ही लिखे जाएं। अच्छा बच्चे, ये जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन सा प्लेन है ये, जेड वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है, जेड वाई प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में जिस कमरे में बैठे हो आप जरूर फील करते चलना, वाई जेड प्लेन में बच्चे एक्स क्या रहेगा, 0। तो भाई जी का तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, जेड कोऑर्डिनेट कितना है 5। अच्छा, एफ की बात करें, एफ पॉइंट कहां पे, जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 0 और 5। तो लाल, आप क्या यहां से आर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। चलिए भाई, आर का फटाफट कोऑर्डिनेट लिखो, मिडिल पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, राइट, 2 आएगा, z1 प्लस z2/2, 5। एस का मिडिल पॉइंट, तो
x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, z कोऑर्डिनेट 0। तो बच्चे पोजीशन ऑफ r तुम्हें पता है, पोजीशन ऑफ तुम्हें s पता है, राइट? अगर कोई कहे कि r का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का अर्थ क्या होता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जब मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये लाइन यूज कर रहा हूं, राइट? तो बच्चे मैं आर एस वेक्टर लिख लेता हूं, पहले आर एस वेक्टर लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या है? ओ एस वेक्टर। जब भी बच्चे मैंने ओ एस वेक्टर लिखा, इसका मतलब क्या है? एस का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट एस है। तो ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। अरे भाई ओ एस वेक्टर क्या लिख पाएंगे? देखो बच्चे कंपोनेंट्स क्या है? 3/2, 4 एंड 0। तो ओ एस वेक्टर क्या होगा? 3/2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। अरे लाल ओ आर वेक्टर बताओ आप क्या होगा? तो लाल यहां पे क्या आएगा? 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। मेरी यहां पे कोशिश है कोई हिंदी माध्यम का भी हो, उसको भी दिक्कत ना हो, चीजें समझ में आए, राइट? चलिए भाई, तो बच्चे आर एस वेक्टर आप लिख सकते हैं, यानी यहां पे कितना आएगा? 3/2 आई कैप। अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता रहा होगा पहले से वेक्टर्स, तो काफी कुछ बातें भी यहां से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करी जा रही हैं। 4j माइनस 2j, ये बच्चे कितना होगा? प्लस 2j कैप। 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 के कैप। अरे भाई ये तो मुझे आर एस वेक्टर मिल गया। अपने रूम में आपने विजुलाइज कर लिया होगा आर एस वेक्टर कहां पे दिख रहा है, होपफुली ये आर एस वेक्टर है, ठीक है? अब बच्चे आर एस वेक्टर के अलोंग मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पता करने, मतलब जो आर एस वेक्टर है, आर एस जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाया, वाई से बीटा, गौर करना, आर एस वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, बोलो सर ये फील कमा रहा है। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा कि आर एस वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल कैसे बना रहे? अरे भाई ये एक्स वाई प्लेन में मिला तो है जाके, आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो तो इसका कुछ एक्स एक्सिस से एंगल भी होगा, कुछ वाई एक्सिस से एंगल होगा। यहां से आप बढ़ा के देख सकते हैं, और इसको आप पीछे शिफ्ट करेंगे आपको जेड के साथ भी एंगल मिल जाएगा। ये सपोज आपके पास एक्स एक्सिस है, और बच्चे पैरेलली आप ड्रॉ कर लें, आपको वाई एक्सिस मिल जाएगा। मतलब इस आर एस वेक्टर की बात हो रही है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, वाई से कितना बनाया, जेड से कितना बनाया। तो आप अगर गौर करें, तो अगर आप यहां पे केवल ज्योमेट्री करते तो शायद ये बातें कैलकुलेट करना नामुमकिन सा हो जाता, लेकिन हमने ये बात याद रखी है कि अगर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा बना रहे, तो आप यूनिट वेक्टर निकालो, उसके कंपोनेंट्स ही कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। ज्योमेट्री करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है? हालांकि आप में से कई बच्चों को ट्राई करना चाहिए जिनका ज्योमेट्री में बहुत इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ ज्योमेट्री करने लग गया तो क्लास काफी बोरिंग हो जाएगी। चलिए साथी, तो फटाफट यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आर एस कैप। तो कितना होगा लाल ये? इस वेक्टर में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करेंगे। भाई इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, बट मैं लिख देता हूं। आर एस का मैग्नीट्यूड आप लिख लेंगे ना, रूट अंडर, लिख देता हूं भाई, कुछ साथी यहां पे नाराज हो सकते हैं, 9/4 + 4 + 25, यानी बच्चे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 + 29, यानी 29 × 4 हो जाएगा 116 + 9 125। तो बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 125/4। इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख के मैं इसको आर मान लेता हूं, ठीक है? चलिए, तो आर कैप जो भी है बच्चे क्या होगा, आप इस आर एस कैप क्या होगा, इस आर एस वेक्टर में आप इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, यानी 3/2 आर आई कैप प्लस 2/r जे कैप माइनस 5/r के कैप। तो लाल यहां पे कॉस अल्फा क्या आपको मिल चुका है, कॉस अल्फा कितने? 3/2r। इससे आप वो एंगल बता पाएंगे जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहे। हालांकि ये बातें जब हम आगे बढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो ये बातें और आसान हो जाएंगी, लेकिन अभी ये बातें हम डायरेक्शन को साइंस की मदद से कर रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे आपको कॉस अल्फा मिल गया ना? देखो लाल यहां पे कॉस अल्फा कितना आ गया भाई, 3/2r। कॉस बीटा कितना आ गया,
2/r cos गामा। भाई किसी को यहाँ पे कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में। -5/r, और बच्चे r की वैल्यू कितनी है, √125/r। बट मैं वेट करूंगा वो बच्चे जो ज्योमेट्री से इस cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का आंसर करें बाय यूजिंग ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हो। मजे आएंगे उसमें, काफी दिमाग चलाना पड़ेगा। इसीलिए तो ये टेक्निक बनाई गई कि भाई ज्योमेट्री करना हर जगह आसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक आखिरी टॉपिक यहां पे कवर करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है वन मिनट, हेलो। चलो बच्चे, तो अब देखो यहां पे सवाल ऐसा कुछ आया, आप एक सब हेडिंग लिख लो, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये वाली चर्चा अपने को काफी देखने को मिलती है कि दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग कोई वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो लाल गौर करना, आपके पास सपोज ये कोई वेक्टर ए है, भाई यहां पे बहुत सारे नादान साथी बिल्कुल फंस जाते हैं, और ये कोई वेक्टर बी है, मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना है। तो कुछ भाई नादान साथी क्या कहेंगे कि अरे सर क्या सवाल पूछा, यही पूछना था आपको, आप फटाफट यहां पे पैरेललोग्राम बना लो, भाई फटाफट आप यहां पे पैरेललोग्राम बना लो। देखो ऐसे बहुत धोखा होता है, जिनकी समझ थोड़ी बहुत भी कमजोर है भाई। ऐसे पैरेललोग्राम बनाया इन्होंने, कहा सर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही तो एंगल बाइसेक्टर होता है। कुछ साथी देखो भाई ऐसी गलत फहमी में जी रहे होंगे, वो कहेंगे सर अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो ए प्लस बी वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल वो एंगल बाइसेक्टर होता है। यानी वो कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी है वो इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग का वेक्टर है। लेकिन ये क्या हो गया लाल, यहां पे पाप, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मैं इस चीज को ऐसे समझा देता हूं, मैं पैरेललोग्राम का एक साइड खूब बड़ा कर देता हूं बच्चे, ये देखो ए वेक्टर है, और बी वेक्टर को थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। अरे भाई अब शायद आप ये बात पकड़ लेंगे। देखो बच्चे यहां पे जब आप ए में बी को जोड़ेंगे इस दफा, तो आपको समझ आ जाएगा भाई कि जो डायगोनल वाला वेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। हालांकि मैं यहां पे ज्योमेट्री करके भी प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन ये इलस्ट्रेशन आपकी बहुत मदद करेगा। आपको नजर आ रहा होगा कि जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा कुछ यहां से पास करेगा, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर्स देते हैं, ये बात गलत है। इन जनरल स्पेशल केस में हो सकता है। तो पहले तो ये गलती हमने दूर करी। अपना मोटिव क्या है, हमें दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखने हैं, तो भाई कैसे लिखा जाए, ये बात तो गलत हो गई। लेकिन एक बात, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, वो इस बात को फॉलो करता है, इसका नाम है रोम्बस। बच्चे जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं लाल, एंगल बाइसेक्टर। तो भाई यहां पे क्या करते हैं अपन, क्योंकि मुझे ए और बी वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना है, तो देखो बच्चे एक नया डायग्राम में बनाता हूं। ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है, तो मैं ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख लेता हूं। चालाकी देखना लाल, ए वेक्टर के अलोंग अपन क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। ये देखो भाई ए कैप लिख लिया। भाई किसी भी, अगर मैं डायगोनल के अलोंग मींस अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर लिख ले जाऊं, कोई भी वेक्टर लिख ले जाऊं एक, तो मैं सारे वेक्टर लिख सकता हूं। क्योंकि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर लिख सकता हूं तो मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, उसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, सारे वेक्टर मिल जाएंगे। मुझे तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ही चाहिए ना।
तो मुझे एक वेक्टर केवल लिखना है कोई। तो उसी को लिखने के लिए मैंने पहले ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख लिया, बी के अलॉन्ग बच्चे यूनिट वेक्टर बी कैप लिख लेते हैं अपन। अब साथ ही ए कैप में आप बी कैप को ऐड करेंगे। अरे भाई ये ए कैप और बी कैप मिलके जब आप यहां पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो क्या है, रोम्बस बन गया। बिल्कुल भाई, सारे साइड्स आपस में बराबर हैं। और रोम्बस का डायगोनल बच्चे क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। यानी आपको लाल एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर मिल चुका है। वो वेक्टर कौन होगा बच्चे, ए कैप प्लस बी कैप। वो वेक्टर क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप, राइट। अब मुझे इसे जनरलाइज करना है। अभी इसमें और भी पॉसिबिलिटी है। देखो आप ऐसा लिखें, ऑल वेक्टर्स along एंगल बाइसेक्टर। ये आईआईटी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ऑल वेक्टर्स along एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको ऑल पॉसिबल मैग्नीट्यूड इधर मिलते जाएंगे। अच्छा बच्चे, यहां पे अगर मैं ऐसे कुछ काउंट करूं भाई, एक तो अपना ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ, ऐसे अपने पास एक एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर भी हो सकता है, राइट। दूसरा बाइसेक्टर भी हो सकता है यहां पे। तो भाई अगर इसको मैं ऐसे बना लूं, यहां पे गौर करना लाल, अपने पास एक और पॉसिबिलिटी यहां पे है। मैं इस एंगल का बाइसेक्टर लिखूं इधर का, तो ये वाला बाइसेक्टर कैसे लिखा जाए, थोड़ी देर पहले आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। आप यहां पे इस दफा माइनस बी कैप लिख लो, माइनस बी वेक्टर देन माइनस बी कैप। तो बच्चे आप यहां पे रोम्बस बना ले, राइट। ये देखो माइनस बी वेक्टर, तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए कैप माइनस बी कैप। तो ए कैप माइनस बी कैप जो दूसरा एंगल है, जो एक्सटर्नल एंगल है, उसका बाइसेक्टर होगा। अगर वो इंटरनल, दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो यानी ये वाला बाइसेक्टर भी आपके पास होगा, ए कैप माइनस बी कैप। तो यानी यहां पे क्या लिखना चाहिए अपने को, ए कैप प्लस माइनस बी कैप। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर्स हैं, राइट। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के अलॉन्ग वेक्टर हैं। अब एक सवाल यहां पे देख लेते हैं, बाकी अगली क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो साथी, सवाल बहुत सीधा साधा है। जो आपने पिछला पिक्चर बनाया था, आप वही पिक्चर वापस बना लीजिए। अगर आपके पास डायग्राम बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या थोड़ा सा मामला मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। साथ ही ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये लेंथ अपने पास सपोज 3 यूनिट है, ये 4 एज यूजुअल, और ये 5 यूनिट है, ठीक है। अपने को बच्चे यहां सबके नाम वगैरह मैं रख देता हूं जो पहले थे, उसी के अकॉर्डिंग ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे आप नाम रख लो। तो यहां पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये देखो भाई, आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, GFC। बच्चे GFC ट्रायंगल में मुझे F एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिखना है, इसके अलॉन्ग वेक्टर लिखना है। GFC ट्रायंगल में F एंगल के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर अपने को लिखना है। भैया पिक्चर को ध्यान से देख लो। GFC ट्रायंगल में F एंगल के बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर लिखना है। भाई बहुत आसान बात है। यानी अपने पास अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो एक FG वेक्टर है, एक FC वेक्टर है, उसके एंगल बाइसेक्टर की चर्चा करनी है। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी की बात कर लेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों एंगल्स की बात यहां पे करते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो देखो बच्चे इस पिक्चर को कट करके पहले बाहर निकालते हैं, इसमें अपने को चर्चा करनी है। तो देखो अपने पास F पॉइंट है, ये G रहा, और बच्चे ये C रहा। G का कोऑर्डिनेट लाल आपको पता है 3 4 5, 3 4 5, पहले आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लीजिए। F का कोऑर्डिनेट ZY प्लेन का पॉइंट है, तो 0 4 5, 0 4 5, राइट। C का कोऑर्डिनेट Y एक्सिस का पॉइंट है, तो यानी बच्चे ये क्या हो जाएगा 0 4 0। अब साथ ही आपको F के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना है, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। दूसरा आपका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर भी हो सकता है, तो उसकी भी चर्चा यहां पे हम करते हुए चलेंगे साथ साथ। यानी दूसरा ये वाला बाइसेक्टर भी हो सकता है, दोनों इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई, तो बच्चे फटाफट लिख लिया जाए वेक्टर। लैम्डा टाइम्स क्या होगा एफ जी कैप प्लस माइनस एफ सी कैप। तो क्या आप एफ जी वेक्टर लिख पाएंगे बच्चे? अरे भाई ये एफ जी वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ जी माइनस पोजीशन ऑफ एफ, यानी 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। भाई ये शुरू की बातें थोड़ी सी बोरिंग जरूर हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसे शुरू में विजुलाइज नहीं कर पाओगे वेक्टर्स में बहुत दिक्कत होगी। एफ सी वेक्टर क्या होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो साथ ही यहां पे क्या आएगा लैम्डा टाइम्स एफ जी कैप का अर्थ कितना हो गया 3 आई कैप अपॉन 3, इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस एफ सी कैप का अर्थ कितना हो गया बच्चे? भाई ये तो बहुत आसान सी बात आ गई है, माइनस 5 के कैप अपॉन 5। तो लाल ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।